नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़े विवाद की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वो अपने फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करें। बाजार में पहले से बिक चुके फोन में भी ये ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आएगा और सबसे बड़ी बात, यूजर इस ऐप को ना तो हटा सकेंगे, ना ही बंद और ना ही बदल सकेंगे। इस कदम के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी दिखी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने इसे पेगासस प्लस बताया और कहा कि सरकार लोगों की प्राइवेसी पर पूरा कब्जा कर सकती है। कई विपक्षी नेताओं और प्राइवेसी एक्टिविस्टों ने भी इस तरह की आशंकाएं जताई हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बिग बॉस सर्विलांस मोमेंट बताया, जबकि सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगला कदम शायद नागरिकों को एंकल मॉनिटर्स और ब्रेन इम्प्लांट्स लगाने का होगा। सरकार की दलील है कि यह ऐप लोगों को नकली मोबाइल से बचाने और फ़ोन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐप को हटाने या बंद करने की अनुमति ना देने और इसके द्वारा मांगे जाने वाले व्यापक परमिशन से गंभीर प्राइवेसी चिंताएं पैदा हो गई। बता दें, संचार साथी कैमरा, कॉल्स, मैसेज, नेटवर्क स्टेट और लोकेशन जैसे कई संवेदनशील एक्सेस मांगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐप भले ही पेगासस जैसा स्पाईवेयर नहीं है, लेकिन इसकी ड्यूल यूज क्षमताएं इसे आम यूजर के लिए संभावित प्राइवेसी खतरा बना देती हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप पर बोला है। उन्होंने कहा, ये एक जासूसी ऐप है। मेरा मतलब है, ये साफ तौर पर हास्यास्पद है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि नागरिकों को यह हक है कि वो अपने परिवार और दोस्तों को निजी तौर पर बिना सरकार की नजरों के संदेश भेज सकें। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, वो हर तरह से इस देश को एक तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर बात करने से इनकार कर रहे हैं। 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार से विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर का आदेश जारी किया था। उसी दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने आदेश के ड्राफ्ट संस्करण में एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी, लेकिन उस टिप्पणी को हटा दिया गया था। संधू ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था कि ये ध्यान रखा जाए कि असली वोटर्स, नागरिक, खासकर बूढ़े, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग परेशान ना हों और उन्हें पूरी सुविधा मिले। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए ड्राफ्ट आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था और अधिनियम में हुए बदलाव को इस प्रक्रिया का औचित्य बताया गया था। हालांकि ये हटा दिया गया। इससे पता चलता है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की नीयत क्या थी। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता विपक्ष की आलोचना के केंद्र में आ गए हैं। संधू मामले का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार 2 दिसंबर को किया है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन जारी है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। इसके बाद कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार एसआईआर पर फौरन चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज से एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने अदालत में कहा कि चुनाव आयोग को नए नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी छूट दे दी गई तो चुनाव आयोग अगली बार मतदाता सूची संशोधन के नाम पर कोई भी नया दस्तावेज मांग सकता है, जैसे जातीय पहचान या दादा दादी से जुड़ा कोई सबूत। सिंघवी ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत किए जाने वाला स्पेशल रिवीजन व्यक्तिगत तौर पर होना चाहिए, न कि पूरे राज्य या पूरे देश में एक साथ। उनका कहना था कि कानून में लिखा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एसआईआर को पूरे बिहार या कई राज्यों में लागू करना कानून की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये कारण बहुत सामान्य है और भारत आज अर्बन यानी ग्रामीण शहरी मिले जुले स्वरूप वाला देश है। उन्होंने तर्क दिया कि माइग्रेशन तो मानव समाज की सामान्य प्रक्रिया है, इसे एसआईआर लागू करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद और सत्ता साझेदारी को लेकर चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार ने आज शिवकुमार के घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। यह बैठक करीब 45 मिनट चली। ये 4 दिनों में दोनों नेताओं की दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग है। इससे पहले 29 नवंबर को दोनों नेता मुख्यमंत्री के आवास पर मिले थे। उस समय पार्टी हाईकमान ने उन्हें निर्देश दिया था कि 8 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र और 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद सत्र से पहले आपसी मतभेद दूर करें। आज की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने माना कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर वो हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। बिहार विधानसभा में आज वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने हाउस को बताया कि स्पीकर पद के लिए प्रेम कुमार अकेले उम्मीदवार थे। इसके बाद सदन में वॉइस वोट के जरिए उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। प्रेम कुमार ने हाल ही में गया टाउन सीट से लगातार 8वीं बार जीत हासिल की है, जो एक रिकॉर्ड है। परंपरा के अनुसार नए स्पीकर को कुर्सी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने साथ लेकर गए और उन्हें पद संभालने में सहयोग किया। सुप्रीम कोर्ट में आज उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। ये सभी 2020 दिल्ली दंगों की तथाकथित बड़ी साजिश केस में यूएपीए के तहत आरोपित हैं। उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी जवाबी दलीलें शुरू की। सिब्बल ने बताया कि उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में है, यानी 5 साल 3 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी जमानत याचिका खारिज हुई तो खालिद को कम से कम 3 साल और जेल में रहना पड़ेगा। सिब्बल ने टिप्पणी की, इसका मतलब होगा कि बिना ट्रायल के 8 साल जेल में रहना। सिब्बल ने कहा कि खालिद एक अकादमिक हैं और उन पर कोई सीधी कार्रवाई का आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि खालिद को सिर्फ एक सामूहिक साजिश के आरोप वाली एफआईआर में जोड़ा गया है। सिब्बल ने दलील दी कि मैं एक व्यक्ति हूं, मुझ पर कोई सीधा आरोप नहीं, मुझे सिर्फ बड़ी साजिश की थ्योरी के आधार पर फंसाया गया है। पश्चिम बंगाल में 2208 मतदान केंद्र यानी बूथ खास निगरानी में आ गए हैं, क्योंकि इनमें बांटे गए सभी इन्यूमरेशन फॉर्म्स पूरी तरह भरे हुए लौटाए गए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इन बूथों में एक भी मृत, डुप्लीकेट या गुमशुदा वोटर नहीं पाया गया है, जो संदेह का विषय बन गया है। सबसे ज्यादा 760 ऐसे बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में मिले हैं। इसके बाद पुरुलिया में 228 और मुर्शिदाबाद में 226 बूथ शामिल हैं। हावड़ा जिले में ऐसे 94 और कोलकाता में 1 बूथ है। पश्चिम बंगाल में कुल 78,000 से अधिक बूथ हैं, जो 294 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित जिलों के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देश में सरकारी स्कूलों की संख्या पिछले 6 साल में लगातार कम हुई है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किए गए यूडाइस प्लस डेटा के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है जिनमें 10 से कम या बिल्कुल भी छात्र नामांकित नहीं हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के पूछे गए एक स्टार्ड प्रश्न के जवाब में सरकार ने ये डेटा पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश में ऐसे 52,300 सरकारी स्कूल थे जिनमें 10 से कम या बिल्कुल भी छात्र नहीं थे, लेकिन 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गई। इन स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दर्ज हुई है। दिलचस्प बात यह है, इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है। 2022-23 में जहां ऐसे स्कूलों में 1,26,000 शिक्षक थे, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 1,44,000 हो गए। इस रिपोर्ट ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में मंगलवार से स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों में वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ ये चुनाव 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनावों में इतनी लंबी देरी इसलिए हुई क्योंकि ओबीसी कोटे को लेकर कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। इसके चलते लगभग 5-6 साल बाद अब फिर से चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरा चुनावी प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाए। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है, इस साल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से ज्यादा
कोल्ड वेव यानी शीतलहर वाले दिन रहने वाले हैं। आईएमडी ने बताया कि मैदानों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम और पहाड़ी इलाकों में 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाए तो उसे कोल्ड वेव माना जाता है। अगर किसी क्षेत्र के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ जाए तब भी वो दिन कोल्ड वेव माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में वेनेजुएला की स्थिति पर चर्चा की गई। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि वो गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें, मादुरो अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। उधर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोतों को वेनेजुएला के पास के समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने मादुरो से जुड़े एक कथित ड्रग कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही में मादुरो से फोन पर बात की। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि बातचीत अच्छी रही या खराब, वो बस एक फोन कॉल थी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मादुरो ने संभवतः एक आमने सामने बैठक पर चर्चा की, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि बातचीत में यह मुद्दा भी उठा कि अगर मादुरो पद छोड़ दें तो उन्हें माफी किन शर्तों पर दी जा सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.